हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 58 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एट बेसिक पीएच द अमाइनो एसिड इज। तो बेसिक पीएच पे अमाइनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सो एट बेसिक पीएच जो आपका अमाइनो एसिड है वो एनाइनिक फॉर्म में रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वहीं पे आपकी बात करूं केटाइनिक फॉर्म में कब रहेगा? केटाइनिक फॉर्म में आपका एसिडिक पीएच पे केटाइनिक फॉर्म में रहेगा, एंड न्यूट्रल पीएच पे जो है वो आपका ज्यूटर आयनिक फॉर्म पे रहेगा। अगर सिंपली पूछा है कि अमाइनो एसिड की फॉर्म क्या है, तब आप कहेंगे इट इज़ ज्यूटर आयनिक फॉर्म। अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल पीएच पे, देन यू कैन चूज द ऑप्शन रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा अमाइनो एसिड के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिकली दो मेन टाइप्स होते हैं इसमें, असेंशियल अमाइनो एसिड्स। वन इज़ असेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। इन्हीं के ऊपर डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ असेंशियल अमाइनो एसिड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो इन्हीं के एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड की। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमें डाइट के थ्रू जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है, जो कि डाइटरी आपके अमाइनो एसिड्स रहते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं? तो इसमें आपका आ जाता है मिथियोनिन, देन आ जाता है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, अर्जिनिन, देन हिस्टिडिन, हिस्टिडिन के बाद में फिनाइल एलानिन। तो ये डिफरेंट आपके असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप्स आते हैं आपके नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में एंड डाइट के थ्रू रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं? तो इसमें आपका आ जाता है ग्लाइसिन, एलानिन, देन सेरिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, देन ग्लूटामिक एसिड। सो ये आपके डिफरेंट नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। आप कोई भी एक क्लास पढ़ लीजिए, जैसे असेंशियल अमाइनो एसिड देख लो आप कौन कौन से हैं, तो उसके अलावा जो बच जाएंगे वो आपके नॉन असेंशियल में आ जाएंगे, तो इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होती है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू 50 बेड्स। सो ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 50 बेड्स हैं, तो अप टू 50 बेड्स वाले हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? तो इस पर्टिकुलर केस में आपके 3 फार्मासिस्ट जो हैं वो 50 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब बेड स्ट्रेंथ के ऊपर नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अप टू 50 बेड्स 3 फार्मासिस्ट। यहीं पे अगर अप टू 100 बेड्स की बात की जाएगी तो 100 बेड्स के लिए आपके 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं। यहीं पे अगर 200 बेड्स के लिए बात आएगी तो 200 बेड्स के लिए 8 फार्मासिस्ट। देन 300 बेड्स के लिए, तो 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट, एंड अप टू 500 बेड्स की अगर बात आएगी तो दैट विल बी 15 फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट का नंबर रहता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल। यहीं पे एक अदर कैटेगरी आती है आपकी, मींस आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल्स की बेस्ड ऑन बेड्स। सो जिसमें आपको 3 मेन क्लासेस देखने को मिलेंगी, स्मॉल हॉस्पिटल्स, मीडियम हॉस्पिटल्स एंड लार्ज हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब स्मॉल हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? स्मॉल हॉस्पिटल जहाँ पे अप टू 100 बेड्स रहते हैं, ठीक है, 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल को स्मॉल हॉस्पिटल कहा जाता है।
वहीं पे मीडियम की बात करूं, अगर 100 से लेकर के 300 बेड्स हैं तो उस केस में द हॉस्पिटल विल बी मीडियम हॉस्पिटल। यहीं पे अगर 300 से ज़्यादा बेड्स हैं, ठीक है, मोर देन 300 बेड्स, देन इट विल बी लार्ज हॉस्पिटल। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज अ मेडिसिनल एजेंट विच स्टिमुलेट्स मेंस्ट्रुअल फ्लो इज। तो एक ऐसा मेडिसिनल एजेंट जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट करता है या इंक्रीज़ करता है, तो इस मेडिसिनल एजेंट को कहा जाता है इमेनागोगी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बात करूं हाइड्रोगोगी की, तो हाइड्रोगोगी आपके वो ड्रग्स होते हैं जो कि वाटरी इवैक्यूएशन करते हैं वोवल की, ठीक है, वाटरी इवैक्यूएशन ऑफ वोवल, ठीक है। सो ये आपके होते हैं हाइड्रोगोगी। यहीं पे अगर मैं बात करूं सियालोगोगी की, तो सियालोगोगी वो होते हैं जो कि आपकी सलाइवा की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को प्रमोट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। देन बात करूँ चोलागोगी की, तो चोलागोगी आपके वो मेडिसिनल एजेंट हैं जो कि आपके बाइल की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, प्रमोट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, वो आपके होते हैं चोलागोगी। सो ये डिफरेंट डेफिनेशन है। सो मल्टीपल टाइम्स हर एक डेफिनेशन पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक डेफिनेशन इसी के सिमिलर आती है गैलेक्टोगोगी, ठीक है, गैलेक्टोगोगी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। सो गैलेक्टोगोगी वो एजेंट्स हैं जो कि मिल्क की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं ब्रेस्ट में, किसकी, मिल्क की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं ब्रेस्ट में, वो आपके होते हैं गैलेक्टोगोगी। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज EDTA इज डैश टाइप ऑफ एंटीडॉट। तो EDTA जो है वो किस टाइप का एंटीडॉट है, तो EDTA आपका केमिकल एंटीडॉट है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे बात है एंटीडॉट्स की। सो एंटीडॉट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली 3 टाइप से की जाती है बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे 3 टाइप्स की आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी आती है फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स, दूसरी आपकी आती है केमिकल एंटीडॉट्स, एंड तीसरी आपकी आती है मैकेनिकल एंटीडॉट्स, ठीक है। ये 3 आपको मेन क्लासेस देखने को मिलेंगी। आप इन्हीं को वन बाय वन देखते हैं, क्या डेफिनेशन इनकी रहती है एंड कौन कौन से इसमें एग्जांपल्स आते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स। तो फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स जो है इन्हें आप एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, इनको एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। मीन्स ये अपना ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू पॉइजन, ठीक है। जो भी पॉइजन का इफेक्ट होगा उसका जो ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट देंगे। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, तो एग्जांपल्स में इसमें आपका आ जाता है सोडियम नाइट्राइट जो कि आपका साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा एट्रोपिन इसमें आ जाता है, एंड फिजोस्टिगमिन, एट्रोपिन एंड फिजोस्टिगमिन। एट्रोपिन और फिजोस्टिगमिन ये दोनों ही एक दूसरे के एंटीडोट्स भी होते हैं। यहीं पे दूसरी क्लास की मैं बात करूं दैट इज़ केमिकल एंटीडोट्स। तो केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं पॉइजन के साथ कंबाइन करके एंड पॉइजन के केमिकल नेचर को ही कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एक इनएक्टिव या फिर हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। कौन सा आ जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, ये आपका सिस्टमिक टॉक्सिक जो साइनाइड होता है, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग में ही ये यूज़ किया जाता है। तो जो भी आपका सिस्टमिक टॉक्सिक साइनाइड होता है उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी फॉर्म होती है नॉन टॉक्सिक, इट इज़ थायोसाइनेट, ठीक है, थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें दूसरा एग्जांपल आता है आपका EDTA जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए। अब बात करते हैं तीसरी क्लास की। तीसरी क्लास कौन सी है, इट इज़ अ मैकेनिकल एंटीडॉट्स, ठीक है। मैकेनिकल एंटीडॉट्स क्या होते हैं, तो मैकेनिकल एंटीडॉट्स जो हैं
वो पॉइज़न की अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं इनटू द बॉडी एंड पॉइज़न को एक्सपेल आउट कर देते हैं बॉडी से बाय एमिसिस या फिर थ्रू यूरिन। ठीक है, सो ये आपका रहता है मैकेनिकल एंटीडोट। इसमें आपको एग्जांपल कौन कौन से देखने को मिलेंगे, इसमें आपका आ जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल इसमें आ जाता है। देन कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके मैकेनिकल एंटीडोट्स के। सो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the question is, Dragendorf's reagent is used for detection of alkaloids. Chemically Dragendorf होगा यहाँ पे। Chemically Dragendorf's reagent is, so Dragendorf's reagent की composition क्या है? So जो आपका Dragendorf reagent है वो आपका होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे मैं बात करूँ मेयर्स रिएजेंट की, ठीक है, मेयर्स रिएजेंट जो है वो आपका होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, मेयर्स रिएजेंट आपका होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। देन एक और रिएजेंट आपका जो डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स में यूज़ होता है वो है आपका वेगनार्स रिएजेंट। ठीक है, वेगनार्स रिएजेंट। तो वेगनार्स रिएजेंट जो है वो आपका होता है पोटेशियम आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आपका वेगनार्स रिएजेंट होता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अल्कलॉइड्स की डिटेक्शन के लिए हैगर्स रिएजेंट। सो हैगर्स रिएजेंट क्या होता है, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, पिक्रिक एसिड का। ठीक है, पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका होता है हैगर्स रिएजेंट। सो ये आपके डिफरेंट 4 रिएजेंट्स हैं, अल्कलॉइड्स के डिटेक्शन में यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन चारों की केमिकल कंपोजिशन पे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन इज बेसिक बफर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। तो बेसिक बफर क्या रहता है, तो बेसिक बफर आपका वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज इट इज़ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो ये आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात आई है बफर्स की। तो बफर्स क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं ताकि पीएच चेंज जो होता है उसको रजिस्ट कर सकें। ठीक है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है अगर उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस की वजह से उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज ना हो, उसके लिए बफर सॉल्यूशंस जो हैं उनको ऐड किया जाता है। अब इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के बफर्स होते हैं। एक आपका आता है एसिडिक बफर जो कि आपका रहता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ठीक है, जिस भी नाम का बफर रहेगा वो आपका वीक रहेगा, उसमें कंपोजिशन वीक रहेगी। एंड उसका ऑपोजिट जैसे एसिडिक है तो वीक एसिड इसमें रहेगा एंड इसका जो सॉल्ट होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, मीन्स ऑपोजिट जो है एसिड का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वहीं पे बेसिक बफर की आप देखेंगे तो बेस तो वीक है इसमें, लेकिन इसमें कंजुगेट एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये 2 टाइप्स इसमें रहते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं एसिडिक बफर की तो इसमें आपका आ जाता है CH3COOH प्लस CH3COONA। ठीक है, COONA, ये मिक्सचर जो है वो आपका रहता है एसिडिक बफर का। वीक एसिड है एंड सॉल्ट है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का। देन दूसरा बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर का एग्जांपल आपका आ जाता है NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, ये आपका वीक बेस हो गया एंड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड हो गया। सो ये आपका रहेगा बेसिक बफर का एग्जांपल। इसके अलावा ऑफिशियल बफर्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफिशियल बफर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑफिशियल 4 बफर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला आपका आता है एसिड
फथैलेट बफर, ठीक, एसिड फथैलेट बफर, ये आपका ऑफिशियल बफर है। इसके अलावा आपका एक आता है अल्कलाइन बोरेट बफर, अल्कलाइन बोरेट बफर। देन थर्ड इज फॉस्फेट बफर एंड फोर्थ इज एसीटेट बफर, ठीक है। तो ये चार टाइप्स जो हैं वो ऑफिशियल बफर्स होते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार फ्लास्क आर यूज इन, सो दीवार फ्लास्क जो है वो किस में यूज़ किए जाते हैं, तो दे आर यूज इन फ्रीज ड्राइंग, सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो फ्रीज ड्राइंग हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार देख चुके हैं, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग जो है वो आपका सब्लिमेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। सब्लिमेशन मीन्स कि आपका गैस से डायरेक्ट जो है विदाउट लिक्विड फेज सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होगी विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, ठीक है। ये आपका होता है सब्लिमेशन। इसके अलावा जो फ्रीज ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन। एंड इसमें जो आपका प्रेशर रहता है, सब्लिमेशन प्रेशर रहता है, वो आपका 0.1 से लेकर के 0.3 mmHg रहता है। एंड जो आपका टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका टेम्परेचर है। यूजेस की बात करूँ तो ये आपका वेरियस एंजाइम प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाइल यूरोनिडेज हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ड्राइंग के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ड्राइंग के लिए जैसे कि आपकी वैक्सीन्स हो गई, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर एंटीबायोटिक्स हो गए, सो इनकी ड्राइंग के लिए आपका फ्रीज ड्रायर जो है वो यूज़ किया जाता है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अ मटेरियल इज टर्म्ड वॉन्ट ड्राई इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस टू ज़ीरो। अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़ीरो मॉइस्चर पे पहुंच जाता है तब उस मटेरियल को कहा जाता है बोन ड्राई। तो ये याद रखना है, बोन ड्राई कब कहा जाएगा, जब मॉइस्चर कंटेंट ज़ीरो मॉइस्चर तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, देन इट विल बी ज़ीरो मॉइस्चर। अब आइडियली जो है वो कितना, कहाँ तक इसको ड्राई करना चाहिए किसी भी आपके सब्सटेंस को, तो आइडियली जो है वो आपका EMC तक जो है वो ड्राइंग होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियसली भी देखा था। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज इन फेज़ 2 ट्रायल फॉलोइंग नंबर ऑफ पेशेंट शुड बी स्टडीड। फेज़ 2 ट्रायल में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है, सो फॉर फेज़ 2 ट्रायल अराउंड 100 टू 300 पेशेंट्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं फेज़ 2 ट्रायल में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ट्रायल्स जो हैं, ट्रायल्स में आपके डिफरेंट फेजेस रहते हैं, हर एक फेज़ में डिफरेंट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को स्टडी किया जाता है। तो इसमें एक आता है आपका फेज़ 1 ट्रायल जो कि आपका ह्यूमन फार्माकोलॉजी का रहता है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी के ऊपर रहता है। इसमें आपके 20 से लेकर के 80 सब्जेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वेरिंग ऑन द बुक्स। इसके अलावा फ़ेज़ 2 की बात करें तो इसमें 100 से लेकर के 500 पेशेंट्स तक रहते हैं, ठीक है। देन आपका आता है फ़ेज़ 3 ट्रायल। तो फ़ेज़ 3 ट्रायल क्या रहता है, इसमें आपके थेरेपेटिक कन्फर्मेशन होती है, सेफ्टी एंड एफिकेसी, एंड इसमें नंबर जो है वो 500 से लेकर के 3000 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें देखे जाते हैं। देन आपका आता है फ़ेज़ 4, ठीक है। फ़ेज़ 4 आपका होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का, इट इज़ फॉर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो इसमें वेरिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, हायर देन 3000 मीन से आपका जनरल पॉपुलेशन में फ़ेज़ 4 स्टडी जो है वो की जाती है। इसके नाम के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडी जो है वो कौन से फेज़ में आती है, तो ये आपको याद रखना है फ़ेज़ 4। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज, सो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है,
तो बॉडी की बात हो रही है तो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपकी होती है फीमर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर बॉडी, ठीक है, अपर बॉडी अपर स्केलेटन की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, सो दैट विल बी ह्यूमरस, जो कि आपकी आर्म की बोन होती है। अब इसमें बोन्स के बारे में देख लेते हैं। सो ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक आपकी आती हैं एक्सियल स्केलेटन बोन्स एंड दूसरी आपकी आती हैं अपेंडिकुलर बोन्स, अपेंडिकुलर बोन्स। अब एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, सो एक्सियल स्केलेटन में आपका हेड से लेकर के हिप जॉइंट तक इंक्लूडिंग रिब्स, सो ये सारी आपकी आ जाती हैं एक्सियल बोन्स में। जो आपकी साइड में रहती हैं, जैसे कि आपकी आर्म्स हो गई, लेग्स हो गई, तो ये आपकी किस में आती हैं, ये आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। और इसमें कुछ नाम्स हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले लेग से स्टार्ट करते हैं। सो जो आपकी लार्जेस्ट बोन है, थाई बोन जो है, वो आपकी रहती है फीमर। थाई बोन से अगर नीचे आएंगे तो आपका जो घुटना है, सो नी के ऊपर आपकी एक राउंड शेप की बोन रहेगी, वो आपकी रहती है पटेला, ठीक है। नी के ऊपर कुछ इस टाइप से बोन्स रहती हैं, वो आपकी होती है पटेला। देन उसके नीचे एंकल तक जाएंगे तो दो बोन्स आपको मिलेंगी, एक आपको मिलेगी तिबिया, दूसरी आपको मिलेगी फिबुला। उसके नीचे पैर में जाएंगे, पैर की जो एडी है, एडी में आपको मिलेंगे टार्सल्स। एडी में आपकी जो बोन्स होती हैं वो टार्सल्स होते हैं। हर एक पैर में 7 नंबर रहते हैं। देन आपका जो पैर का बेस है, बेस में आपके रहते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल आपके कितने होते हैं, 14 नंबर होते हैं। सो मेटाटार्सल आपके 5 नंबर रहते हैं। देन आपके आते हैं फेलेंजेस, जो कि आपकी फिंगर्स में रहते हैं, ये आपके 14 नंबर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हम अगर आर्म वाले पोर्शन पे आएँ, सो आर्म पे आपकी आ जाती है ह्यूमरस, ठीक है, जो आपकी आर्म की बोन होती है। देन आपका आर्म में नेक्स्ट आती है दो बोन्स होती हैं आर्म्स में, एक आपकी होती है अल्ना, दूसरी आपकी होती है रेडियस। रेडियस और अल्ना आपकी ये दो बोन्स रहेंगी। इसके बाद में आपका जो हाथ है, हाथ के जो रिस्ट है, रिस्ट में आपकी आती हैं कार्पल्स। रिस्ट बोन्स कौन सी होती हैं, दीज आर कार्पल्स। सेम हाथ का जो आपका हथेली वाला पार्ट है, वो आपके होते हैं मेटाकार्पल्स। एंड जो आपकी फिंगर टिप्स हैं, वहाँ पे होती हैं आपके फेलेंजेस, ठीक है। इनका नाम सेम होता है एज आपका पैर में होता है। सो कार्पल्स आपके 18 नंबर्स रहते हैं, मेटाकार्पल्स आपके सेम 5 नंबर, फेलेंजेस आपके 14। तो अगर ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा बोन्स जो हैं वो किस पार्ट में रहती हैं, तो उसका आंसर रहेगा आपका हैंड। हैंड में आपकी सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो रहती हैं। देन हम एक्सियल पोर्शन की बात करें, सो जो हमारे हेड पोर्शन होता है उसको आप क्रेनियल बोन्स कहते हैं, इसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ बोन्स रहती हैं। देन आपका आता है फेशियल, जो आपका फेस पार्ट होता है उनको फेशियल बोन्स कहा जाता है। देन आपका जो फ्रंट है, फ्रंट शोल्डर पे बोन्स आपकी रहती हैं, उन्हें कहा जाता है क्लेविकल। देन आपकी बैक साइड पे दो बोन्स रहती हैं, कुछ इस शेप में रहती हैं, इस शेप में दो बोन्स रहती हैं आपकी बैक साइड पे, उन्हें कहा जाता है स्कैपुला। बाकी आपकी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इसमें रहते हैं। एंड बाकी आपके वर्टिब्रल कॉलम्स रहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स। सो ये आपका बेसिक सा बोन्स हैं, बोन्स कैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पूरी बॉडी में। सो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।